खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स डायरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी कोशिश है कि आपको सीधे ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव और ऐसी खबरें दिखाएं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वो खबरें जो आपकी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। सोशल मीडिया और फेक न्यूज की बाढ़ के बीच हमारे रिपोर्टर्स सीधे आप तक खबरें पहुंचाएंगे, आपसे जुड़ी खबर का हर पहलू आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स डायरी। तो रिपोर्टर्स डायरी में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या में बनने जा रहे भव्य श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद संतों ने काशी और मथुरा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय संत समिति ने यह तय किया है कि अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। लेकिन इन आंदोलन से आम जीवन पर क्या असर पड़ेगा, रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने पर अब काशी और मथुरा को मुक्त कराने की भी मांग उठने लगी है। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अब काशी और मथुरा मुक्त कराने की मांग कर रही है, जिसके लिए परिषद ने अहम बैठक बुलाई, जिसमें काशी मथुरा को मुक्त कराने समेत 8 प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही साधु संतों ने सनातनी आस्था के प्रतीक इन दोनों महत्वपूर्ण तीर्थों को स्वेच्छा से छोड़ने और हिंदुओं को सौंपने की अपील की। अखाड़ा परिषद की बैठक मठ बागमती के द्वीप प्रयागराज में हुई, जिसमें प्रस्ताव पास किया गया है बहुत जोर द्वारा सभी इसके समर्थन से कि काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है वो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के बनाई गई है। इसी तरह से मथुरा में जो मकबरा है वो भी हिंदुओं की तोड़ के बनाई गई है। इन दोनों को मुक्त कराने का निर्णय हम लोग लिए हैं और सभी हिंदू संगठनों से मिलकर, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयं संघ है और जो हिंदू संगठन है, उनके साथ मिलकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल ये दोनों स्थान मुक्त होंगे और सारे हिंदू संगठन एक साथ होकर के इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं था जब संतों ने काशी मथुरा के लिए लामबंदी शुरू करने की कोशिश की हो। अखिल भारतीय संत समिति की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा की बैठक गुजरात के केवल ज्ञानपीठ गुरु गादी सरसा पीठ में शुरू हुई थी। इसके साथ ही परिषद कोर्ट का सहारा लेने की भी बात कह रही है। अखिल भारतीय संत समिति के गठन काल से ही पूज्य वामदेव जी के प्रस्ताव में तीनों धर्मस्थल हमारे एक साथ रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। एक संकल्प पूर्ण होने का अर्थ यह नहीं है कि शेष दोनों कदम हम नहीं उठाएंगे। एक दूसरी बात जहाँ तक है काशी विश्वनाथ के संदर्भ में, तो अब तो हमें लगता है कि बाबा विश्वनाथ की इच्छा है कि काशी विश्वनाथ परिसर अतिक्रमण से मुक्त हो। इस बैठक में 13 अखाड़ों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस अहम बैठक में प्रयागराज में हर साल लगने वाले माघ मेले के अलावा पौराणिक परिक्रमा मार्गों के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद परिषद ने काशी मथुरा का मुद्दा गरमाने की कोशिश होने की संभावना जताई। बताया जा रहा है कि अखाड़ा परिषद ने इसके लिए रणनीति तैयार कर ली। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ये पूरा का पूरा अखाड़ा परिषद और अन्य संगठन जो इलाहाबाद में इकट्ठा होंगे वो सभी संघ परिवार के हिस्से हैं। केवल कहना ये है कि यह नारा जो है ये संघ परिवार की तरफ से जाएगा। संघ परिवार में बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, अखाड़ा परिषद, ये सारे लोग इकट्ठा हैं। इनका उद्देश्य एक ही है, अंतिम उद्देश्य। तो इसलिए और सारे लोग अपने में भूमिका बांट लेते हैं और ये जन संगठन है। इसमें बीजेपी जो है उनका पॉलिटिकल संगठन है।
अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी का मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि अभी इस मामले में बीजेपी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा क्या रंग लाता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। अखिल भारतीय संत समिति और अखाड़ा परिषद ने अयोध्या की ही तरह काशी और मथुरा में भी जन आंदोलन तैयारी चलाने की कोशिशें शुरू कर दी है। जन आंदोलन का रुख क्या होगा, जन आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या होगी, ये आने वाले माघ मेला में प्रयागराज में संत समिति और अखाड़ा परिषद मिलकर तय करेंगे। इस पूरे मामले में बीजेपी कुछ भी कहने से परहेज कर रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संघ परिवार के वो तमाम हिस्से जो संतों के रूप में विद्यमान हैं, पहले वो जन आंदोलन के लिए एक माहौल बनाएंगे और माहौल जैसे ही तैयार हो जाएगा बीजेपी उसको अपने एजेंडे में शामिल कर लेगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित कुमार सिंह, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। पटना के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं हो रहा है। कई प्रमुख मांगों को लेकर पटना नगर निगम के लगभग 8,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद से पटना शहर एक दिन में ही कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया। कोरोना काल में सफाई कर्मियों का ये हड़ताल कैसे पटना के लिए श्राप बन रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अपनी कई मांगों को लेकर पटना नगर निगम के कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। इसके वजह से पटना के सड़कों पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पटना के चौक चौराहे पे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पटना नगर निगम के इन सफाई कर्मियों की हड़ताल पर जाने से पटना की सुंदरता पर ग्रहण लग गया है। पहले से ही स्वच्छता सर्वेक्षण की लिस्ट में पटना गंदगी के मामले में अव्वल रहा है। अब तो एक दिन की हड़ताल से ही पटना कूड़े के ढेर में बदल गया है। तस्वीरों में पटना की बेहाली साफ दिखाई दे रही है। सफाई, फॉगिंग और सैनिटाइजेशन सब ठप हो चुका है। सड़कों पर जहां तहां कूड़ा पसरा हुआ है। वहीं हड़ताल समर्थकों ने स्थायी कर्मचारियों को भी कूड़ा उठाने नहीं दिया। दरअसल निगम कर्मियों की कुछ मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई। प्रमुख मांगों में दैनिक मजदूरों का नियमित करना, दैनिक मजदूरों का न्यूनतम वेतन सहित 22 सूत्रीय मांगे हैं। सफाई कर्मियों ने निगम के अंचल कार्यालयों के सामने ढोल पीटकर भी प्रदर्शन किया। हड़ताल अभी भी जारी है। हम लोग के मांग है अथाई करने के लिए 4300 आदमी के हम लोग के अथाई करने के लिए मांग है। 4300 मांग है सर हम लोग का, वो दिया जाए 80 से। ये तबरी भी हम लोग एथी किए तो नहीं, हड़ताल एथी हुआ, हड़ताल टूट गया था। तबरी हम लोग अपना हक लेके रहेंगे, हक तो छोड़ेंगे नहीं। हड़ताल के दूसरे दिन शहर का बुरा हाल हो गया है। लोगों के घरों का कूड़ा घर में ही रह गया है। सुबह से ही निगम के सभी अंचलों में करीब 8,000 सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इससे सब्जी मंडियों, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कचरा पसरा हुआ है। हड़ताल की वजह से गुरुवार को 984 मैट्रिक टन कूड़े का उठाव नहीं हुआ। हड़ताल पर गए सफाई कर्मियों ने एक दिन पहले ही रात में वाहनों के यार्ड में ताला लगा दिया था, जिसके बाद से एक भी वाहन सड़क पर नहीं उतरा। हड़ताल को लेकर पटना नगर निगम के अधिकारी मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान इलाके में। यहाँ आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरह कूड़े और कचरे का अंबार लगा हुआ है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ इस कूड़े के अंबार से पटना के जिला अधिकारी का जो आवास है महज कुछ गज की दूरी पे है। आप देख सकते हैं हमारी दूसरी ओर पटना के जिला अधिकारी कुमार रवि का आवास है और अभी तक इस आवास के सामने से कूड़ा नहीं हटाया गया है। यानी कि सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का असर पटना के सड़कों पे साफ तौर पे दिख रहा है। नगर निगम प्रशासन को 14 दिन पहले से ही सफाई कर्मियों ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। बावजूद इसके निगम प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की और न ही कर्मियों की मांग मानने के लिए कोई पहल की, जिसका नतीजा हुआ कि कर्मी हड़ताल पर चले गए। बहरहाल अब देखना होगा कि पटना नगर निगम और सफाई कर्मियों की बातचीत कब सफल होती है और हड़ताल कब खत्म होती है। फिलहाल पटना वासियों को इंतजार है कि फिर से पटना को सुंदर और साफ बनाया जाए। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि वार्ता के बाद जल्द ही हड़ताल को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल पटना के मुख्य सड़कों का ये आलम है जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब मुख्य सड़क का ये हाल है
तो पटना के गली मोहल्लों का क्या हाल होगा। पटना से जनतन टीवी के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के देवभोग विकासखंड में नहर निर्माण ने मानो किसान की खुशी छीन ली है। जहां नहर निर्माण को 5 साल बीत गए हैं, मगर यहां के किसान को अब तक अपना मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिसके लिए हर रोज किसान अब कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। जिसको देखकर यही सवाल उठता है कि सरकारी कामों में अगर यूं धांधली होगी तो लोग कैसे शासन प्रशासन पर विश्वास कर पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। चाहे वो अतिवृष्टि हो चाहे वो अल्पवृष्टि हो, किसान हमेशा त्रस्त एवं परेशान रहता है और किसानों का दुख भला कौन सुने। हम बात कर रहे हैं गरियाबंद जिले के धुंगियामुड़ा गांव की, जहां पर 40 से 50 किसानों का जमीन जल संसाधन विभाग अधिग्रहित कर उन्हें अब तक मुआवजा राशि नहीं दी है। हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, लेकिन इन नारों की जमीनी हकीकत की बात करें तो सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आती है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से, जहां के किसानों की जमीनों को 5 साल पहले नहर निर्माण के लिए अधिकृत किया गया था और बदले में जमीन की कीमत देने की बात कही गई थी। लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी अब तक इन लोगों को अपनी जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया, जिसको लेकर ये किसान काफी परेशान है। मेरा 1 एकड़ ज़मीन गए हैं, तो अभी 6 साल से गुजर रहा हूँ। आज बोल रहे हैं कल, हाल बोल रहे हैं कल, इतना दिन हो गया, कुछ राशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ज़मीन बर्बाद किए। उधर भी एक फील्ड कैनाल गए, उधर भी 1 एकड़ बड़े कैनाल गए। तो इतना दिन तक मेरे को राशन नहीं मिल रहा है। जाऊँगा तो चौहान के पास जाता हूँ तो मिलेगा बोलते, वही भर है। किसानों के लिए उसकी जमीन ही असली मिल्कियत होती है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी का साधन होती है, जिसके जरिए वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन सरकारी कामों के चलते कई किसानों को अपनी जमीनें सरकार को देनी पड़ जाती है, जिसके बदले में सरकार उन्हें जमीन की कीमत देती है ताकि वो कहीं और जमीन खरीद कर अपना पालन पोषण कर सके। लेकिन यहाँ सरकारी कामों में फैले भ्रष्टाचार की जद में इन किसानों की जमीनें भेंट चढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। हमारा तो 1-1.5 एकड़ जमीन है, लेकिन पूरा जमीन बर्बाद कर दिया। अभी तक भी मुआवजा राशि कुछ नहीं मिल रहा है। आज मिलेगा कल मिलेगा बोल के घुमाते ले रहे हैं। सुबह होते ही किसान निकल पड़ते हैं सरकारी ठिकानों की तरफ, ये आस लगाकर कि शायद कोई दरकार सुन ले और इन्हें अपनी जमीन का पैसा मिल जाए ताकि ये अपनी आर्थिक दिक्कतों को दूर कर सके। लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। कभी कोई सरकारी अधिकारी नहीं मिलता तो कभी दुत्कार मिलती है। हाँ, कभी कभी कोई झूठे आश्वासन भी देता है, लेकिन इनके जाते ही वापस वो वादे इन नुमाइंदों के दिमाग से गायब हो जाते हैं। 70-80 किसानों का सिंचाई विभाग में किसानों का जमीन चला गया था। मुआवजा कुछ लोगों को उसी समय मिला और अभी धुंगियामुड़ा से करीबन 35 किसान का अप्राप्त है और मोखागुड़ा के 10-12 किसान का अप्राप्त है। इकलौती जमीन जो रोजी रोटी का जरिया थी, वो इन किसानों ने सरकारी कामों की भेंट चढ़ा दी और अब दर दर भटकने को मजबूर हैं, क्योंकि इन लोगों को अब नहीं पता कि इनका भविष्य किस गर्त में जाएगा। हालांकि ये किसान अभी तक मजदूरी करके अपने पेट पाल ही लेते हैं, लेकिन कोरोना काल में ये काम भी ठप पड़ा है, जिससे आज भुखमरी की कगार पर खड़े हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। देखिए, काफ़ी सारे गांवों का जिसमें भू अर्जन हुआ है, मुआवजा देना है, तो वर्तमान में फलसापारा सितली जोर का रजिस्ट्री चालू हो चुका है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से बाकी गांव का भी जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। हर रोज सरकारी दरवाजा खटखटाने वाले इन किसानों को अब भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इनके हालातों में सुधार होगा। लेकिन सवाल ये कि जिस अन्नदाता की वजह से पूरा देश अन्न खा रहा है, आज उसी की थाली खाली है और उसका हाल पूछने वाला कोई। किसानों के मुआवजा राशि को लेकर जहां एक तरफ जल संसाधन विभाग ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लिया, तो वहीं देवभोग एसडीएम ने बहुत जल्द ही उन्हें मुआवजा राशि देने का वादा किया है। अब देखना होगा कितनी जल्दी किसानों को उनके हक की राशि मिलती है और उन्हें मुआवजा राशि और कितने दिन में विभाग देता है, यह तो देखने वाली बात होगी। मनमोहन नेताम, जनतंत्र टीवी। राजस्थान में कोरोना के कारण गांवों की सरकार पूरी तरह नहीं चुनी जा सकी थी। ऐसे में हजारों पंचायतों में चुनाव स्थगित हुए थे, लेकिन एक बार फिर गांवों की सरकार चुनने का समय आ चुका है। लेकिन इस बार पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया बीते 5 सालों से पूर्व हुए
चुनाव से जरा अलग होगी। आखिर क्या कुछ खास होगा राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव में, इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर में 4 चरणों में होने वाले 14 पंचायत समितियों की 361 ग्राम पंचायतों में होने वाली वोटिंग में वोटर अपने गांव की सरकार चुनेंगे। इस बार सरपंच और वार्ड पंच प्रत्याशियों को एक रात की जगह 7 दिन में प्रचार प्रसार करने का समय मिलेगा। तो वहीं पोलिंग पार्टियों को वोटिंग संबंधी प्रक्रिया करने के लिए 1 हफ्ते का पूरा समय मिलेगा। पहले चरण में 28 सितंबर को 3 पंचायत समिति, दूसरे चरण में 3 अक्टूबर को 4 पंचायत समिति, तीसरे चरण में 6 अक्टूबर को 3 पंचायत समिति और चौथे चरण में 4 पंचायत समिति में सरपंच और वार्ड पंचों के लिए मतदान होगा, जिसकी अधिसूचना 16 सितंबर को जारी हो। वहीं कोरोना का ध्यान रखते हुए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या को 1100 से घटाकर 900 कर दिया गया है। साथ ही मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। मतदान की टाइमिंग का समय भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक ये समय रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए मतदान करवाया जाएगा। साथ ही सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि की विशेष व्यवस्था की जाएगी। देखिए, कोविड जो महामारी है उसका प्रकोप जो जिस तरीके से है उसको ध्यान में रखते हुए जो आयोग की गाइडलाइन जारी की गई है उसी हिसाब से सारे प्रिकॉशंस लेते हुए और फिर चुनाव कराए जाएंगे। हर स्तर पर कोविड का ध्यान रखा जाएगा, कोविड सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी, ग्लव्स और मास्क यूज़ किए जाएंगे। जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो भी छोटे छोटे होंगे, उनकी जो ग्रुप है वो छोटा छोटा होगा। पोलिंग पार्टी का डिस्पर्सल भी अलग अलग जगह से होगा। एक पर्टिकुलर स्थान पर गैदरिंग नहीं हो, ये इंश्योर किया जाएगा। इस बार के चुनाव में खास ये भी होगा कि पहले पूरा मतदान दल एक साथ ही वोटिंग के लिए रवाना होता था, लेकिन इस बार प्रथम चरण में वोटिंग से 7 दिन पहले 2 सदस्यीय टीम ग्राम पंचायतों में जाएगी, जिसके बाद प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसी दिन नाम वापसी का समय रहेगा। नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटा जाएगा। इसके आधार पर सरपंच के लिए ईवीएम तैयार की जाएगी और वार्ड पंच के लिए वोटिंग कार्ड को छपवाया जाएगा, जिसमें सरपंच का वोटिंग कार्ड ईवीएम में लगेगा और वार्ड पंच पर मोहर लगाई जाएगी। सरकार और प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा कि इस बीमारी को देखते हुए गाइडलाइन के अनुसार ही चुनाव करवाए। इस गाइडलाइन में जैसे दे रखा है कि प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक मतदाता को मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है। ये सारे नियमों की पालना करवाना सरकार और प्रशासन सुनिश्चित करे। इसके अलावा एक सबसे बड़ी गंभीर बात ये सामने आएगी कि एक वोटर के वोट डालने के बाद तुरंत मशीन को सैनिटाइज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। मेरा तो कहना है कि मशीन को तुरंत सैनिटाइज किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार पर उन लोगों पर भी पाबंदी लगाना चाहिए जो चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में पहली बार पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव ईवीएम मशीन से हो रहा है। जनवरी-फरवरी में हुए सरपंच चुनाव भी ईवीएम से ही कराए गए थे और पंचों का चुनाव बैलेट पेपर पर करवाया गया था, लेकिन उस समय कोरोना के कारण अगले चरण के चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में एक बार फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सरपंच पद के लिए ईवीएम से मतदान कराए जाने की व्यवस्था से इनके वोटों की गिनती में भी 15-20 मिनट का ही समय लगेगा। पहले शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया के बाद मतपत्रों की गिनती करनी होती थी, जिसमें एक-एक वोट की छटनी कर उनकी गिनती होने में काफी रात हो जाती। अभी राजस्थान सरकार ने जो पंचायत चुनाव के जो डेट तारीख घोषित की है, उनमें मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि कोविड-19 की इस महामारी की गाइडलाइन जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जारी कर रखी है, उनको मद्देनजर रखते हुए जो चुनाव कराने जाने चाहिए, जिससे कि ग्रामीणों में कोरोना की भयंकर महामारी नहीं फैले। ईवीएम से चुनाव का एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि पहले मतगणना पूरी होने के बाद रीकाउंटिंग की मांग उठती थी, तो कई बार चुनाव का परिणाम अगले दिन सुबह तक आता था। लेकिन अब अगर रीकाउंटिंग की मांग उठती है तो भी कुछ ही मिनटों में रीकाउंटिंग पूरी कर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। राजस्थान में अब गांवों की सरकार हाईटेक तरीके से चुनी जा रही है। निर्वाचन विभाग ने एक पहल शुरू की कि जो सरपंच के चुनाव है वो यहाँ पर ईवीएम से कराया जाए, क्योंकि ये देखने में आया कि जो सरपंच के चुनाव परिणाम थे वो देर रात तक या अगले दिन सुबह तक भी घोषित हुआ करते थे, क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी।
ऐसे में अब जो चुनाव हो रहे हैं सरपंच के, उसमें ईवीएम का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और ईवीएम को भी हाईटेक तरीके से यहाँ पर काम में लिया जाएगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी में जो सरपंच के चुनाव हुए उसमें प्रत्याशियों के नाम ईवीएम में लिखे जाते थे, जबकि अब प्रिंटेड जो है पेपर वो वहाँ पर मिलेगा। और प्रिंटेड जिस तरह से विधानसभा चुनाव के अंदर ईवीएम मशीन में सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं, उसी तर्ज पर उम्मीदवारों के नाम उसमें अंकित किए जाएंगे और उसके बाद मतदान और फिर मतगणना होगी और तत्काल परिणाम यहां पर सरपंचों का देखने को मिलेगा। हालांकि पंचों के लिए अभी तक भी बैलेट पेपर पर ही मतदान की व्यवस्था की गई है। बहरहाल निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और 16 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर। तो रिपोर्टर्स डायरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।